नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य सिद्धू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथ के 19 टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उन्हीं के मुकाबले में आया हुआ हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1024 की जो घात है पावर है n/5 गुना 4 की पावर 2n+1 और बटे में है 16 की पावर n गुना 4 की पावर n-1। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अगर ये 4 की पावर है तो मैं सोचता हूँ कि इसे 4 की पावर में चेंज कर लिया जाए। तो ये जो 1024 होता है आपका, ये होता आपको पता होगी 32 का स्क्वायर होता। और 32 में आप 2 की पावर ढूंढ लो। सबसे पहले 2 की पावर ढूंढ लीजिए। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब ये है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2। तो सीधा सीधा कह सकते हैं 2 की पावर 10। पर हमें 2 की पावर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 की पावर में ना करके इसे कर लेंगे 4 की पावर। मतलब इसे कह देंगे हम 2 की पावर जो है ये 5। तो 2 दूनी आपका बना 4, 4 की पावर बनी 5। तो सबसे पहले आपने ये बात समझी कि 4 की पावर कितनी बनी है, 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे होता है यहाँ देखिए। जब ये 4 की पावर 5 बना तो इसका मतलब है कि 4 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है n/5 गुना 4 की पावर 2n+1 और बटे में क्या चल रहा है आपका 4 की पावर 2 कर देंगे इसे तो 2n हो जाएगा गुना 4 की पावर n-1। तो जब हम इसे देखते हैं तो आपको एक फंडा पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक समझा देता हूँ। वो क्या होता है, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो अगर बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती है m+n। और अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसका मतलब है अगर बेस सेम है और चीज़ें बटे में है या भाग में है तो पावर घट जाती है, तो ये हो जाएगा m-n। तो ये 2 हैं, इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ क्या दिखा हुआ है आपको, यहाँ दिख रहा है चीज़ें गुना में। अगर गुना में है तो क्या होगा, अगर गुना में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो जब इसे आप प्रूफ करोगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 की पावर n इंटू 4 की पावर 2n+1 बटे में क्या चल रहा है 4 की पावर ये है, 4 की पावर ये है। तो आप क्या करोगे, 4 है बेस सेम मान लीजिए और पावर को जोड़ देंगे, तो जुड़ कर क्या हो जाएगा 2n में n-1 जब जुड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं। सेम ऐसे ही जोड़ लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 की पावर में जब जोड़ेंगे तो n+2n+1 और बटे में क्या आ जाएगा 4 की पावर ये जुड़ गया, क्या होगा 3n-1। अब देखते हैं आगे क्या बना ये। जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 और 1 3n+1। मतलब देखो 4 और 4 बटे में बेस सेम है तो आप कर लोगे 4 की पावर, ऊपर क्या बनता है आपका 3n+1। ठीक है जी, और नीचे ये क्या बना 3n-1। तो जब ये ऊपर आएगा तो घटेगा और घट के क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3n-1। और जब आप इसे करोगे तो ये क्या बनेगा, सोल्व देखते हैं ध्यान से। ये हो जाएगा 3n+1 और जब ब्रैकेट में करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस +1। तो अब क्या होगा 3n से 3n खत्म हो जाएगा और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो 4 की पावर कितना बना 2, जो किसके बराबर होता है 16। ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही स्लो वे में बताया। ठीक है, स्पीड बहुत कम रखी गई है, आपको पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये जो है इसमें कंडीशन लगी है, उसी कंडीशन के हिसाब से बस वैल्यू तोड़ी और जोड़ी गई। ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं रिपीट करो तो मैं बता देता हूँ। 1024 को आपने क्या करा 32 का स्क्वायर बनाया, उसके बाद आपने इसमें 4 की पावर 5 बनाया, फिर आपने पावर से पावर काट के 4 की पावर n और 4 की पावर 2n+1 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे जब आप n+2n+1 को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3n+1 ऊपर मिलेगा। ठीक है, और बटे में जो मिल रहा था, बटे में मिल रहा था 4 की पावर 3n-1। फिर कंडीशन लगी आपकी सेकंड वाली, सेकंड कंडीशन के बाद आया 4 की पावर 2 मतलब 16। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, शेषफल प्रमेय कहते हैं जिसे। देखते हैं ध्यान से क्या कहता है। ये कह रहा है 25 की जो पावर है वो 25 है और जब हम इसे 26 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट एक बात बताता हूँ। अब आप एक बात बताइए, अगर आप 26 से 26 से 25 को भाग देंगे तब क्या बचता, -1।
माइनस एक बार जा रहा है ना। अगर 26 से आप भाग दोगे 25 को तो 26 एकम 26 पूरा नहीं है, माइनस एक चल रहा है, मतलब ये 26 से एक कम है। तो आप कह सकते हैं ये गया माइनस एक बार। और इसकी पावर कितनी है? पावर है 25। तो अब एक बात बताइए, अगर किसी भी नंबर की पावर सम होती, मान लीजिए देखो माइनस एक की पावर, माइनस एक की पावर 2 होना और माइनस एक की पावर 3 होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है पावर जितनी होती है उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। मतलब माइनस एक गुना माइनस एक, तो जब आप इसे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का एक बचता, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस का एक आया। तो पता क्या लगी? अगर कोई संख्या माइनस में है और अगर उसकी पावर सम है यानी कि इवन नंबर है, तो आंसर सीधा आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर माइनस में है और पावर विषम है, विषम यानी कि ओड है, तो जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा नेगेटिव। इसी तरह जब आप इसे 26 से भाग दे रहे थे तो आपको जो मिलता, आपको मिलता माइनस का एक। क्या मिलता आपको? माइनस का एक मिला। तो आप कह रहे हैं कि 26 से भाग देने पर एक की पावर 25 और एक की पावर कितनी भी हो उसका मतलब है कि आंसर एक है। लेकिन आंसर कैसा एक है? माइनस का एक। तो बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं एग्जाम में जाके कि क्वेश्चन तो यहीं तक होता है और उसके बाद क्या लगा देते हैं? आंसर नंबर बी, जो कि सरासर गलत है। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता। तो आप एक बात बताइए, जब 26 से भाग दिया था तब कितना बचा था? ये माइनस का एक। तो इसका मतलब है माइनस एक नहीं होता, 26 में से एक कम कर दीजिए, जो 25 आएगा ये आपका रिमाइंडर बचेगा। समझ में आई बात? ठीक है। कभी ऐसा सोल्व नहीं करना होता। पहले क्या था? 26 से भाग करा, आपको पता लगा, इसका मतलब है 26 माइनस एक। 26 की पावर 25 माइनस एक की पावर 25। तो 26 की पावर 25 वो पूरी पूरी कट गई, जो माइनस एक था जब उसे आपने 25 से भाग करा, माइनस एक जो था उसकी पावर कितनी थी? 25। और इसे जब 26 से आप भाग कर रहे थे तो आपको मिला माइनस का एक। लेकिन माइनस का एक कभी शेष नहीं बचता। जब माइनस में कोई शेष आए तो उसे आप हर में से घटा देते हैं, जो आंसर आता वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25। ठीक है जी। ये एक थ्योरम होती है। जब मैं आपको इसी चैप्टर को अच्छी तरह समझाऊंगा तब सारी की सारी थ्योरम समझाई जाएंगी। बाकी आप समझदार हैं, इतने समझिए कि 26 से कितना कम है? एक। तो माइनस एक जितना कम था। पावर कितनी थी? 25। अगर पावर सम होती 24 होती तो एक ही शेष बचता, लेकिन 25 का आंसर क्या है? माइनस एक। तो माइनस एक कभी शेष नहीं होता, उसे आप हर में से घटा के जो आएगा वो आंसर दे देंगे। असली चीज़ ये होती है सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 135, 171, 192 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ करिए मत, ऑप्शन पकड़िए सबसे पहले। आप एक बात बताइए, किसी संख्या का HCF 10 होने के लिए क्या होना चाहिए? वहाँ मिनिमम एक एक जीरो होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कहीं भी मिनिमम एक जीरो किसी में नहीं है, तो 10 नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरा, 8 का नियम आप जानते, 8 इसमें कहीं से कहीं तक आपको दिखेगा नहीं, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, तो 8 का भी कोई मतलब HCF का नहीं बना। तो अब बचते 9 पे और 3 की तरफ। 9 क्या कहता है कि अगर मैं सारे अंकों को जोड़ूं और 9 या 9 का मल्टीपल मिलता तो मतलब उस संख्या 9 से कट जाएगी। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, लेकिन 9 के बाद 2 और 1 3 बचा। मतलब इन दो संख्या में तो 9 है, लेकिन इस संख्या में 9 नहीं बनना। ठीक है। तो अगर इस संख्या में 9 नहीं बनना तो तीनों संख्या में 9 आएगा कैसे? तो 3 के 3 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन आपका बचता ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आता? बिना सोल्व करे HCF निकालना, मैं कह रहा हूँ मत निकाल लो, मल्टीपल चेक करो। 10 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता, बचा 9 और 3 का। 9 के लिए क्या कहता? 9 कहता कि मुझे हर जगह 9 बनाओ तो सही, पहले 2 जगह मिल रहा, तीसरी जगह नहीं मिल रहा, तो कैसा हो जाएगा? तो सीधी सीधी बात क्या बची? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंसर 3 आ गया। चलते, यदि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर। भाई एक बात है, इस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, चाहे यहाँ आंसर कुछ भी हो जाए। ये 9 कह रहा है, 132 हो, 165 हो, 10 लाख भी हो, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सोल्व कराता हूँ। तरीका सबसे पहले समझो। 9 संख्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब आप ये समझिए कि पहली संख्या यहाँ लिखी गई होगी, आखिरी संख्या यहाँ लिखी गई होगी। सही बात है। संख्या कैसी है? इवन नंबर। इवन बोले तो संख्या है सब।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक सम संख्या कितने के अंतर पर होती है? 2 के अंतर पर होती है, नहीं होती है? 2 के अंतर पर हर एक सम संख्या होती है। जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, तो कितने कितने का अंतर मिलता है सब जगह? 2 का। तो आपको पता है ये स्टार्टिंग वाली है और ये लास्ट वाली है, इनके बीच 2 2 का अंतर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे 2, 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 यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2। तो कितने 2 मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो कुछ भी आंसर आए इस संख्या में और इस संख्या के बीच का अंतर 16 आएगा। चाहे इसने कहीं भी पूछो, आप डायरेक्ट 16 पकड़ो, आंसर टिक करो और अपने घर आओ। सोल्व भी मत करो, क्या जरूरत सोल्व की? संख्या निकाल लो। संख्या निकालने के बाद ये संख्या निकलेगी, फिर भी तो घटाओगे। तो आपको पता ये भी कुछ भी निकलो, ये कुछ भी निकलो, लेकिन मुझे पता है इनके बीच में अंतर तो 16 का आएगा। वही तुमसे पूछा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, पहली और अंतिम। अगर कहते संख्या चेंज कर देता, जब क्वेश्चन चेंज होगा तब मैं उसको बताऊंगा करते कैसे। इसमें फिलहाल उस फंडे को नहीं बता रहा, जितना पूछा गया उतना करो, फालतू सिर क्यों मारना। जब क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का इसी बार का, तो क्यों सिर मार रहे हो उस क्वेश्चन। बात खत्म। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 24 25 26, उनका योगफल 2700 है। तो तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या ज्ञात है। संख्या मान लीजिए कह रहा पहली संख्या, एक आपके पास है दूसरी संख्या, एक आपके पास है तीसरी संख्या। संख्या के अनुपात है 24 में, ये 25 है और ये 26 है। इनके साथ हमेशा आप लिखेंगे यूनिट। यूनिट के लिए मैं एक यूनिट अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ, वो यूनिट x, क्योंकि अगर x बराबर मैंने 1 रख दिया तो ये 24 25 26 रहेगा। x बराबर 2 रख दिया 48 50 और 52 हो जाएगा। तो एक यूनिट मैंने रख लिया, उसी का मान निकालना है। अब ये क्या कहता, इन संख्याओं का योग जब आप इन्हें जोड़ेंगे 25 50 कितने होते हैं? 75। और 75 यूनिट जो आपका सम है, यूनिट बराबर वैल्यू, हमेशा क्या याद रखना आपको? यूनिट बराबर वैल्यू, यूनिट बराबर वैल्यू। यूनिट आपको दी है, वैल्यू क्या दी है? 2700। वैल्यू दी गई है आपको 2700। तो सोल्व करो। 2700 का मतलब है 27 गुना 100 और 75 का मतलब है 25 तिये 75। 25 से चौके 100, 3 से 9 तिया 27। 9 की गुना 4 में करोगे, x का मान आया 36, लेकिन ये x का मान नहीं है, ये क्या है? एक यूनिट का मान। अब आपसे कितने यूनिट का पूछा गया है? दूसरी संख्या क्या है? 25। तो दूसरी संख्या क्या है? 25। अब देखते हैं, मैं एक ट्रिक आपको सिखाता हूँ सबसे बेस्ट। देखो ध्यान से, आपका एक यूनिट का मान 36 आया, गुना किस में करनी है आपको? दूसरी संख्या यानी कि 25 में। मैं वैसे आपको इस वीडियो के बाद या इसी चैनल पर कैलकुलेशन की, फर्स्ट कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन उसमें से एक ट्रिक आप यहाँ देख लीजिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कैलकुलेशन चुटकियों में होगी। देखिए, इसका मतलब है कि 36 का दुगुना कीजिए 72 और 36 का आधा जोड़ दीजिए। 36 का आधा 18 होता, कितना बना? 90। इस पर लास्ट में एक जीरो लगाइए, आंसर आया 90। इन दोनों की गुना हो गई, डायरेक्ट आ गया 900। डायरेक्ट आ गया 900। बात खत्म। गुना की ट्रिक मैंने कहा प्लेलिस्ट डालूंगा, अगर पसंद आए तो प्लेलिस्ट जरूर देखना। बाकी डायरेक्ट देख लो। 36 दूनी 72, 36 का आधा 18, जोड़ोगे 90 आएगा, पीछे एक जीरो लगानी है, आंसर पेपर में धड़ल ले सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। 2 तरीके होते हैं, एक एक्स वाला एक विदाउट एक्स वाला। दोनों मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल मेथड देख लीजिए, क्या कहता है? दो संख्या है, 1:2 के अनुपात, दोनों में 21 जोड़ा अनुपात कितना बन गया? 5 और 7। इसका नाम है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड कितना कितना जोड़ा प्रत्येक संख्या में? इसमें 21 जोड़ा और इसमें 21 जोड़ा। तो देखो, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? इन दोनों की गुना कीजिए। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3। देखो, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 3 बचा। ये क्या है? ये तो अनुपात है ना। अनुपात का मतलब है कि ये जो वैल्यू दी गई है, ये क्या दी गई है?
यूनिट। बार बार से कह रहा था मैं कि यूनिट यूनिट, अनुपात का मतलब यूनिट, लेकिन ये क्या हो गई वैल्यू। देखो जब आप इसकी गुना इसमें करोगे, 21 की गुना 5 में करोगे, 21 की 7 में करेंगे। कुछ बालक इतने खतरनाक होंगे 21 की 7 में भी करेंगे, 21 की 5 में। भाई करने क्यों है, जब साइन एक सी हो तो घटते हैं। आपको क्या होता है 21 की गुना 5 में करनी है, 21 की गुना 7 में करनी है, फिर अंतर लेना। तो आप ये बात समझो ना, क्या कर रहे हो आप 21 की गुना 7 में, फिर कर रहे हो 21 की गुना 5 में और फिर घटा रहे हो। तो डायरेक्ट एक काम करो ना, 21 कॉमन लो, 7 में से 5 को कम करो, कितना बचा 2। तो 21 की गुना 2 में करो ना डायरेक्ट, 21 दूनी 42। तो 3 यूनिट बराबर कितने के मिला 42 के। 1 यूनिट का मान कितना आया 14 दिए 42। 1 यूनिट का मान आया आपका 14। क्या पूछा गया आपसे, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो भाई 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। कहाँ लिखा हुआ है 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ये रहा आपके सामने इसका समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। एक अप्रोच और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, होता वो भी इसी तरह। क्या कहते हैं, मान लो पहली संख्या 1 है 1x, ठीक है, दूसरी संख्या है 2x। ये कहता है इन दोनों में कितना जोड़ा गया 21 यहाँ जोड़ा गया और 21 यहाँ जोड़ा गया। अनुपात कितना बन गया, इसे जुड़ने के बाद जो नया अनुपात मिलेगा वो होगा 5/7। आप यहाँ सोल्व करो, यहाँ सोल्व करने के बाद भी आपका x का मान क्या आएगा 14 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते। वैसे बेस्ट अप्रोच मेरी तरफ से ये है। सबसे पहले दोनों अनुपात को बटे में लिखोगे, उसके बाद जितना जोड़ा या घटाया जाता वो लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब मैं आपको परसेंटेज या ये अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें आपको 2-2 ढाई घंटे की एक क्लास होगी, अगर आपको मेथड अच्छे लगते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं पूरे के पूरे चैप्टर के बनने वाले हर एक टाइप बेस्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मिक्स कर रहे हैं तो आप देखिए, अनुपात लिखे, उसके बाद कह रहे हैं 21 जुड़ेगा, दोनों में 21 जोड़ा। सबसे पहले इनकी क्रॉस गुना करी, अंतर जो आया वो लिखा, इनकी क्रॉस गुना करी, अंतर लिखा। 1 यूनिट का मान 14, जो पूछा गया फिर उसकी गुना उसी। ठीक है सर, अगले पे बढ़ते। यदि केले को 50 रुपये के दर से खरीदता है, 60 रुपये में 50 की दर से बेचता है, इसकी सबसे बेस्ट क्या है। देखो सबसे पहले कह रहा है खरीदना यानी कि सी, फिर कह रहा है बेचना यानी कि एस। तो आप रुपए ऊपर रख लो, वैल्यू नीचे रख लो, ऐसे करो 50 रुपये में कितने कि भैया 60। अगला क्या कह रहा है 60 रुपये में कितने कि भैया 50। ये अनुपात है, बना लो अनुपात। क्यों डरते हो, करते हैं भाई शुरू। देखो 0 से 0 खत्म, 5 की गुना 5 में करोगे कितना मिला 25, यही बनता अनुपात। उसके बाद 6 की गुना 6 में करोगे 6 सिंग 36। तो प्रॉफिट हुआ है, हाँ जी प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, कितना हुआ अभी लिखते हैं। 25 से कितने बढ़ गई 11, किस पे बढ़ गई, हमेशा पोस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट और लॉस 25 पे। गुना 100 की कर दो, 25 चौके 100, 11 चौक 44% का प्रॉफिट दे गया जी, बात खत्म। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। डायरेक्ट 44 लगाएंगे, अपने घर आएंगे। यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन हम छोड़ आए, मात्र 20 सेकंड। ठीक है सर, अगले की तरफ स्विच होते। देखिए इस तरह में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता क्रमागत प्रतिशत पे, मतलब वो कहता चलता कि शेष का इतना खर्च करा, शेष का इतना खर्च करा, शेष का इतना खर्च करा। एक होता कि डायरेक्ट बता देगा इतना इतना खर्च कर दिया, बचा हुआ इतना। 2 तरीका। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तक पर, 25% कपड़ों। क्वेश्चन क्या बन जाता है, आय का 10% घरेलू व्यय पर, शेष का 20% पुस्तक पर, शेष का 25% कपड़ों पर, वो अलग बन जाता है, ये अलग बन जाता है। दोनों वैरायटी सीखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल क्या है वो करते हैं। ये कह रहा है कि मान लो राकेश की जो आय थी, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने % होती है 100%। कहाँ का खर्च करा, घरेलू पर कितना खर्च करा 10%, व्यय पर जो पुस्तक थी उसमें करा 20%, और तीसरी चीज़ जो थी 25% किस पर खर्च करा कपड़ों पर। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, ये जो खर्च था व्यय कितना कर दिया, बचत यहाँ आ जाएगी, कितना कर दिया 10, 20, 30, 5, 20, 50 और 5, 55% खर्च कर दिया। 100 कमाया तो बचाया कितना, बचाया कितना, बचाया होगा 45%। खर्च कितना किया, खर्च किया 55%, कमाया कितना 100%, तो बचाया कितना 45%। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये वही तो बोल रहे हैं क्या, उसे पता चला कि अंततः उसे 16,083 रुपये बचे। तो लिख लीजिए
बचा कितना 45 यूनिट बराबर कितने 16,083 रुपये के। लिखते हैं, अब करते हैं। 1% का मान निकालिए 16,083 बटे में 45 लिखिए। क्या पूछता है, आय बताओ। मासिक आय 100% थी तो 100% की बात पूछ रहा है, कर लो। 5 निम 45 कर लो, 5 से कटा 20 हुआ। ठीक है जी, देखो 9 से काटो इसे, 9 से कटेगा 9 एकम 9, बचते हैं 7, हो गया 70, 9 सत्ते 63, बचता है 7, हो गया 78, 9 अट्ठे 72, बचा 6, 9 सत्ते 63। इसमें गुना करनी है 20 की, तो देखो 0 तो आएगा। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 8 दूनी 16 रे 17, तो लास्ट में 740 कहाँ मिला हुआ आपको, लास्ट में 740 आपको यहाँ मिला हुआ। पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, लास्ट के 3 डिजिट भी मिल गई, आंसर हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में बिल्कुल सोल्व करूँगा। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया। अगर कोई अपना बजट बढ़ा रहा है, इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है बच्चों को, क्वेश्चन का आंसर गलत आया था, लेकिन समझने की बात क्या मैं वो बताता हूँ। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हुई तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने % अधिक है। कुछ नहीं कह रहा, इतनी बात सिर्फ आपको फैलाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कितने % अधिक है या कम है। क्या कहता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपना बजट बढ़ाता है तो उसके बजट का मतलब है उसका खर्च, कि बजट ही तो सेट करा कि हमें आपके कितना खर्च करना। तो पहले क्या बात हुई, जूतों की कीमत कितनी बढ़ी 20%, 20% का फ्रैक्शन बना हमारा 1/5, मतलब जो प्राइस था वो बढ़ा 5 से 6। कंजप्शन यानी कि खपत क्या हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या बन गया 60% बढ़ गया, यानी कि 10 से हो गया 16, या ऐसा कह सकते हो 5 से हो गया 8। समझ में आई बात? तो अब इसकी जो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको एक बार और बता देता हूँ, दोबारा देखिए। प्राइस हो गया 5 से 6, खपत के बारे में पता नहीं, लेकिन खर्चा कितना हुआ 5 से 8 का। तो हमेशा एक तीर बनाएंगे ऐसे, इस तीर का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है 6 और 5, 6 पंजे 30 यहाँ लिख देंगे। दोबारा देखिए 6 पंजे 30 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखते हैं 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, तो खपत कितनी बढ़ी 10, किस पे बढ़ी 30 पे। क्या बन गया ये 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन तो आपको वैसे भी याद है, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%। ये क्वेश्चन इस बेस पे था कि मूल्य इतना बढ़ गया, खपत पर क्या फर्क पड़ा, जिससे उसका जो खर्च था, खर्च को क्या कह दिया बजट पे क्या असर आ गया 60% बढ़ गया। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमाई गई है, आंसर आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इजी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं होती हैं समान। फॉर्मूला याद है तो ठीक नहीं है तो मैं बता देता हूँ, चारों भुजा समान होंगी, ये ए ये बी, विकर्ण होता है ये वाली भुजा। जब विकर्ण निकालोगे तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण का बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या हो गया ए का स्क्वायर ए प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये क्या बना 2a²। जब आप इस पर रूट करोगे, यानी कि जब आप कर्ण निकाल लोगे, इधर स्क्वायर है इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये जो a है इसका मतलब है कि ये 2 गुना a लिखा हुआ है। और अभी बताया था जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों जुड़ के बनी पावर 2। तो आप एक काम करो, रूट के अंदर 2 का पेयर 1 माना जाएगा, जो भी कपल होंगे उनकी एंट्री होगी, कपल में है। ठीक है जी, कपल बन रहा यानी कि 2 हैं, 2 को कर दो 1 का बाहर, और 2 का कपल नहीं है तो 2 को अंडर रूट में कर दो ऐसे। ये क्या आ गया इसका विकर्ण, डायगोनल आ गया a√2। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये कहता है कि a√2 जो है वो बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो कर लेंगे सोल्व, क्या पूछ रहा है
क्षेत्रफल कह रहा है। क्षेत्रफल आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है उसका एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर कर लो, यहीं बना दो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर इंटू 2, और ये क्या बन जाएगा 4 चौक 16, तो ए स्क्वायर यहीं रहने दो, 16/2 करो, कितना आ जाएगा 8। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की, और ए स्क्वायर क्या था? क्षेत्रफल था, तो डायरेक्ट आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आंसर। फिर भी आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकालोगे, 4/√2 करोगे फिर स्क्वायर करोगे, बात एक ही सेम बात है, दिक्कत कुछ नहीं लगती है। मैं एक बार बता देता हूँ, a√2 बराबर 4 आ गया, ए कैसे निकलेगा 4/√2, फिर भी तो इसका स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 गुना 4, और रूट में किसी वैल्यू का स्क्वायर करने का मतलब होता है √2 गुना √2, और रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 गुना 2 की पावर 1/2। तो जब 2 की पावर आधी और 2 की पावर आधी होगी तो जुड़ के क्या आएगा 2 की पावर 1, इसीलिए आप क्या लिख दोगे 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 4 चौक 16/2 अभी भी कितना आया 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अच्छा, कोई दिक्कत? चलते हैं अगले वीडियो। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी, क्या बोलता है? मिल्क और वाटर की बात चल रही है जी, कि 3:1 के अनुपात में है जी। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है, कितने लीटर पानी डाला गया? तो डाली गई चीज़ क्या है? वाटर। कितने लीटर ऐड किया गया? 3 लीटर। इसे यहाँ रखो। तो दूध और पानी का नया अनुपात, देखो पुराना अनुपात ये है, न्यू अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। तो ज़्यादातर आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ही गुना करना शुरू कर देते हैं कि दूध ये है पानी है। वैसे तो इसमें ये चीज़ें ठीक है, इसमें ये चीज़ें सेम है, तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी। क्यों? देखो ये कह रहा है वाटर जो है 3 लीटर ऐड किया गया, सेम नहीं है, मैं गलत समझ रहा था। देखो दूध और पानी का अनुपात ये बन गया है, दूध की शुरुआत की मात्रा बताओ। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला गया, अगर पानी डाला गया है तो मिल्क जो होगा आपका दूध वो क्या होगा? सेम होगा। जो पहले दूध था, दूध अभी भी वही होगा जब दूध से कोई छेड़छाड़ नहीं। तो आप मुझे बताइए पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था? फर्स्ट वाले मिश्रण में दूध था 3 यूनिट, टोटल कितना है 4, मतलब 75% दूध था। ओवरऑल टोटल करोगे, अब ये इसके बराबर ही तो होगा दूसरे वाले का दूध के बराबर, क्योंकि दूध से कोई छेड़छाड़ हुई नहीं। जितना दूध पहले था वही दूध अभी भी रहेगा। तो जब दूध से छेड़छाड़ नहीं हुई तो दूध से कोई मतलब नहीं छेड़छाड़ का, दूध बराबर कर दो। अब दूध कितना है? 2 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3 यूनिट। अब ये जो अनुपात आपका हमेशा बनेगा, याद रखना, ये बनता है टोटल का, फर्स्ट अनुपात सेकंड कर लीजिए। 4 दूनी 8, 3 तिये, तो पहले 8 यूनिट मिक्सचर था, अब कितना हो गया 9 यूनिट। तो ये जो मिक्सचर में 1 यूनिट की वृद्धि हुई है ना हमारी, 1 यूनिट की वृद्धि, ये डाले गए पानी की वजह से ही हुई है। पानी कितना डाला? 3 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 3। तो पुराने का मान 8 तिया 24, तो पहले मिक्सचर कितना था? 24 लीटर। अब कितना बना? 9 तिया 27 लीटर। बूझ क्या रहा है? बूझ रहा बर्तन में दूध की मात्रा शुरुआत में क्या थी? दूध कितना है आपका? 3:1, मतलब 24 का कितना दूध था? 3/4, तो 4 × 24 6 तिया 18 लीटर जो था वो आपका वो था दूध। शुरुआत में 18 लीटर हो गया। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरीके को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए और अच्छे तरीके से इस पर बनने वाले क्वेश्चन बताए जाएं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। ये तरीका हर जगह ऐसे क्वेश्चन में लग जाता है। चलते हैं अगले की तरफ। देखिए, एक वर्ग की भुजा में 20% की, दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक? कुछ नहीं है, क्वेश्चन घुमाया गया है, लैंग्वेज घुमाई गई है, क्वेश्चन वही है। वर्ग नहीं है, आयत है, क्योंकि आयत भी जो है मतलब जो वर्ग होता है वो आयत ही होता है। आमने सामने की भुजा सेम है उसकी।
तो क्या कह रहा है ये क्षेत्रफल पर आधारित आप ज़्यादातर इसे मानेंगे कि ये 2D का क्वेश्चन है, पर ये 2D का क्वेश्चन ना आकर ये परसेंटेज का क्वेश्चन। क्षेत्रफल क्या होता है आप एरिया बता सकते हैं, एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुना भुजा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बन जाता है। तो आप बात समझिए क्या आएगा, जब साइड की गुना साइड में करोगे तो आपको यहाँ एरिया मिलेगा। तो कर लेते हैं। पहले साइड में क्या इफेक्ट आया, पहले बोल रहे हैं कि जो साइड थी पहली भुजा में 20% की, दूसरे में 30% की वृद्धि। 20 की वृद्धि यानी कि वो 5 से हो गई 6, 30% की वृद्धि मतलब 100 से कोई वैल्यू 130 हो गई, या कह सकते हो 10 से हो गई 13, 10 से हो गई 13। तो कर लीजिए 10 पंजे 50, गुना होगी इधर साइड 13 6 78। कितने की वृद्धि हुई आप साफ साफ बता सकते हैं कि 28 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 50 पे। गुना करिए 100 की, 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56% की जो आपकी है वो क्षेत्रफल में वृद्धि आई होगी। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान से समझें। ये कोई डिस्टेंस थी, हमें पता नहीं है क्या चल रहा है। यहाँ से चोर ने भागना शुरू करा, यहाँ से जो था वो चोर था वो भागा। चोर कितने की स्पीड से भागता है, जो चोर की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर कितने समय तक भाग चुका, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब है उसके द्वारा टाइम लिया गया 30 मिनट, या कह सकते हैं आधा घंटा। तो कोई व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है तो आधे घंटे में भाग जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब चोर ने जो दूरी तय कर ली यहाँ से यहाँ तक की, कहीं चोर पहुँच गया, यहाँ थीप जो है यहाँ पहुँच गया हमारा, कितने की दूरी तय करके 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इस भैया ने। अगली बात, 30 मिनट के बाद उसी जगह से 80 की चाल से पुलिस ने उसका पीछा किया। तो एक बात याद रखना, जब ये रिलेटिव स्पीड का तरीका चलता, दोनों की कोई दो वस्तुएं हैं, कोई ट्रेन है, आदमी है, उनकी दिशा एक होती है तो उनकी जो चाल होती है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 हो जाता है। ये मैं सोच रहा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटता है। लेकिन अगर बात ऐसी हो कि एक ऐसे जा रहा हो दूसरा ऐसे आ रहा हो तो स्पीड हमेशा जुड़ती हैं। अब आप कभी भूल जाएंगे तो मैं तरीका याद दिलाता हूँ कैसे। देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और कोई एक दूसरे की तरफ आता तो जोड़ी मिलाने के लिए आता, यानी कि एक दूसरे से मिलने के लिए आता। तो मिलने के लिए आता है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, रिश्ते जुड़ जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रही है, एक दूसरे से भाग रही है, 60 की स्पीड से भाग रहा है 80 की से, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब रिश्ते तोड़ने के लिए भाग रही हैं और ये जोड़ने के लिए भाग रहे हैं। बात खत्म। तो समझते अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में आपको हमेशा एक बात याद रखनी होती है, चाल बराबर वही दूरी बटे समय। तो रिलेटिव स्पीड में भी क्या होता है, दूरी बटे समय। पर दूरी जो आपकी आ गई उसी दूरी को समय से भाग दे सकती है। मतलब अब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या बनी, चोर और पुलिस जब भाग रहे हैं तो एक की स्पीड 80, एक की है 60। तो जब रिलेटिव स्पीड लगेगी या घटेंगे ज़्यादा वाले में से कम वाला, तो रिलेटिव स्पीड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और समय क्या लगेगा वो निकल जाएगा। तो टाइम ऊपर आ जाएगा, 30/20 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1.5 घंटे। तो मतलब 1.5 घंटे में जो है 1/2 का मतलब आधा, 1.5 का मतलब 3/2 ये आया था। तो 1.5 घंटे में क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो बात थी, पुलिस ने चोर को पकड़ने में कितना समय लिया, पुलिस कब भागी होगी, आधे घंटे बाद। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 घंटा लगा। लेकिन अगर पूछता कि चोर कितने घंटे तक भागा, तो 1.5 घंटे ये भागा था और 30 मिनट पहले भागा था। तो चोर जो भागा होगा, चोर का टोटल टाइम था 2 घंटे भागने का। और पुलिस ने कितने समय तक भागा, पुलिस जो भागी वो भागी सिर्फ 1.5 घंटे।
और 1.5 घंटे में उसे पकड़ लिया। तो चोर कितनी देर में पकड़ा गया? 1.5 घंटे में। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि नई वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है और x% लाभ वांछित है तो विक्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, डरना बात है। लागत मूल्य 40% अधिक किया जाता, मतलब लागत मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, लागत मूल्य कर दिया 140 है। वस्तु पर अंकित मूल्य पर x% की छूट दी, हमें नहीं मतलब कितने की छूट दी, हमें डायरेक्ट बताओ कि भाई फायदा कितने का हुआ। 12% का अंतिम लाभ हुआ, मतलब 12 का लाभ हुआ तो 100 का देखा जाएगा, वैल्यू हो गई 112 की। तो वस्तु जो बिकी होगी वो बिकी होगी आपकी 112 रुपये की, यानी कि 112 यूनिट की। कितने की छूट दी गई? तो आप बता सकते हैं कि 12, 8, 20 और 28 की छूट दी गई है। कहाँ दी गई है? 140 रुपये पर। याद रखते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट बटे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लेकिन डिस्काउंट ऑलवेज मेंशन होगा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस में। ठीक है जी, तो देखते हैं अब गुना 100 करोगे तो आपको पता 28 पंजे 140, यानी कि यहाँ से आपका 20% आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 20% का, और x का मान क्या था? वही तो था x% की छूट, यानी कि x का मान आपका आ गया है 20। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई नई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपये, यदि उस पर x% का लाभ, यानी कि उसका x% का लाभ, यानी कि हमें वो बेचना है अब वस्तु का 120% पे, तो क्या होगा? तो 2400 का 20% का लाभ खुद कर लो। 2400 का देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ये चीज़। 100% कोई वैल्यू है बराबर कितने के है? 2400। आपको 10% निकालना है, 0 इधर से काट दो, 0 इधर से काट दो। 1% निकालना, 1 0 काट दो, 1 0 काट दो। ठीक है, तो कितना परसेंट निकालना? 20। 20 से पहले 10 निकाल लो। 10 कितना होगा? 1 0 उड़ाओ, बच्चा कितना? 240। इसका दुगना करोगे 240 का, 24 दूना 48, 480 क्या हो गया? 20%। इसी में जोड़ दीजिए, कितना बना? 2880 रुपये। ये आपका क्या होगा? ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो कहाँ है 2880? ये रहा आपका 2880 रुपये। ऐसे कर लीजिए, नहीं तो क्या करते हैं 6/5 निकाल लीजिए इसका, पर उससे ज़्यादा आसान होता है जब जीरो की फॉर्म में वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट उसका 10-20% की गुना करके जोड़ दो, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए, बी और सी किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कार्य पूरा करते हैं, तो ए बी सी के बीच साझा होने वाली राशि का अनुपात। एक बात याद रखते हैं, जो उनकी एफिशिएंसी आती है उसी के अनुपात में जो पैसा होगा वेजिस वो बढ़ता है। मतलब कार्य क्षमता का डायरेक्ट जो रिलेशन बनता है वो बनता है उनकी, इससे बनता है पूंजी, पूंजी कह सकते हैं आप इसे, या उनके पैसों से। ठीक है, तो समझते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, जो एफिशिएंसी होगी उसी अनुपात में पैसा बढ़ेगा। तो ए, बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं? ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कर लीजिए इसका, देखिए 12 का और 8 का एलसीएम आएगा हमेशा 24। अब यहाँ से एक ट्रिक बढ़िया सीखते करते, 8 और 12 का एलसीएम आपने देख लिया 24, और 24 का और 15 का एलसीएम निकालना है। 24 यहाँ लिखिए, 15 यहाँ लिखिए, ये आगे भी काम आएगी ट्रिक। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 24 और 15 आपने लिख लिया। अब कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे, सबसे पहले क्या हो गया? 3 3 8 24, 3 पंजे 15। अब इसके बाद कुछ बचा कटने के लिए? नहीं बचा। तो जब कटने के लिए कुछ ना बचे तो या तो इसकी गुना इसमें कर दीजिए या इस वाले की गुना इसमें कर दीजिए। आंसर क्या आएगा? 15 8 120। तो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है यहाँ से? एलसीएम। फालतू किसी और तरीके से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस तरीके को लगाओ और एलसीएम निकाल ले जाओ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो 8 से कितनी बार कटे? 15 बार। 12 से 12 धाम 120, 15 से 8 बार। तो ए, बी और सी की क्षमता कितनी आई हैं? 15, 10 और 8। और जो क्षमता है उसी में क्या बटेगा?
पैसा यानी कि वेजेस भी उसी अनुपात में बटेंगी। तो 15, 10, 8 कहाँ मिला है, 15, 10, 8 आपका ये रहा, इसी अनुपात में पैसा भी बटेगा। ठीक है जी। 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से बचा होगा आपका, उसकी तरफ चलते हैं। 8 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाते हुए एक लड़का 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसने 9 की चाल से चलता, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसमें आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है, S1 × S2, S1 - S2 × डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमेशा ये मिनट में देगा, आप बटे में 60 करके इसे घंटे में बना लेना। ठीक है जी। सुनो, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है आपका समय का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का डिफरेंस होता है। वो कैसे निकलता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो देखो एक बात बताओ, एक एग्जैक्ट टाइम यहाँ होता, कोई भी व्यक्ति अगर पहले या देरी से ना आवे, पहले आता है, किसी समय पे पहले पहुंच गया या कहीं देरी से पहुंच गया, तो वो अपना जो एक निश्चित समय था, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था, इसमें गड़बड़ कर गया। ठीक है, मान के चलो, देखो क्वेश्चन आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये था सुबह 9 बजे का समय, लेकिन जब वो 5 मिनट देरी से स्कूल जाएगा तो वो 9 बज के कितने मिनट पे पहुंचा, 9:05। अगले दिन उस भैया ने अपनी स्पीड तेज या मंदी करी, फिर दिक्कत आई, स्पीड तेज करी तो 5 मिनट का पहुंचा पहले, यानी कि इससे 5 मिनट पहले नहीं, अपने एक्चुअल टाइम से ही तो पहले ये ज़्यादा जाएंगे। तो एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले मतलब 8:55 पर। तो अब उसने देखा कि भाई मैं कल आया था और मैं आज आया, तो मुझे पता लगा कि मेरे आज के और कल के समय में कितने मिनट का अंतर आ गया, 10 मिनट का। तो इसका जो 10 मिनट है, यही आपका क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, हमेशा ऐसे याद रखें। तो वैसे एक तरीका तो ये था इसको समझने का, बाकी आप याद क्या रख सकते हैं, जब पहले की और बाद की बात का ही जोड़ दो, मतलब जब एक बात आगे की और एक बात पीछे की हो तो दोनों जुड़ेंगी। लेकिन अगर दोनों बात एक ही तरफ की हो, ऐसे हो, या दोनों बात इधर की पीछे की तरफ की हो, ऐसे हो, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, मिनट या समय आपका घट जाएगा। प्रूफ आपके सामने ये रहा। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाओ। स्पीड 1 मतलब 8 किलोमीटर, स्पीड 2 मतलब 9 किलोमीटर। अब इनका अंतर करोगे, अंतर कभी माइनस में नहीं होता, अंतर करना तो बड़े में से छोटा घटाना होगा। तो अंतर करोगे तो घटाओगे, कितना मिला, 1 इंटू डेल्टा टी कितना है, 10 मिनट। इसे हमेशा घंटे में करने के लिए भाग करोगे 60 से, तो यहाँ जो डायरेक्ट आएगा वो किलोमीटर आएगा, यानी कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, खत्म। 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 4 बार, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो डायरेक्ट 12 क्या आया, 12 किलोमीटर। तो डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला बना, तो 12 किलोमीटर कहाँ है, ये फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, दोबारा देखिए। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है क्या है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी ऑलवेज किस में होना चाहिए, डेल्टा टी ऑलवेज घंटों में होना चाहिए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद परिपक्व होने पर वह निवेश राशि का 1.21 गुना हो जाती है। मतलब हमने कुछ वैल्यू की, वो अपने आप का 1.21 गुना होगा। तो आप ये समझिए, 1.21 का पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ गया 100, तो इसे क्या समझे, 121 बटे 100 हो गई वैल्यू। जब भी बात देखो, अगर कॉस्ट प्राइस पे मतलब प्रॉफिट लॉस का चैप्टर होगा तो बटे वाली वैल्यू जो होगी आपकी सीपी होगी। प्रॉफिट लॉस के बाद अगर बात आती है CISI की, तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल। ठीक है, डिस्काउंट की बात चलती है तो नीचे वाली वैल्यू मार्केट प्राइस होगी। इसमें क्या बात चल रही है, इसमें बात चल रही है आपकी ब्याज। तो ब्याज होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, प्रिंसिपल, यानी कि मूल।
और जब ये मूलधन बनेगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गई, ऊपर वाली वैल्यू अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन गई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का इतना गुना होगी, यानी कि उसने ब्याज भी जोड़ दिया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ने के बाद चीज़ अमाउंट बन जाती है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए मतलब इसी को आगे समझते हैं। देखो समझिए अब बात को। तो इधर लिखिए प्रिंसिपल, इधर लिखिए अमाउंट। तो वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये कितने बन गए, 121 रुपये। कितने समय में बन गई ये खुद बता रहा होगा आपको। ये कितने समय के लिए कह रहा है, 2 साल। समय आपको क्या बताया क्वेश्चन ने, समय आपको बताता है 2 वर्ष का। समझ में आई बात, 2 वर्ष का समय हो गया। अगर समय 2 वर्ष है तो अब बात एक चीज़ देखिए कि ब्याज की दर क्या, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, मतलब वार्षिक है। तो अगर पर एनम है तो आप क्या करोगे, समय 2 वर्ष है तो यहाँ कर दो रूट, स्क्वायर रूट। 3 साल होता तो करते क्यूब रूट, 4 साल होता तो करते 4 की पावर में रूट। और इससे क्या आपका पता लगाना है कि 100 किसकी 2 पावर है और 121 किसकी पावर 2 है। कोई और वैल्यू होती, मान लो ये 1000 हो जाए और ये 13 से 31 हो जाए, तो ये आप पहचान गए क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो अब आपने वैसे भी पहचान लिया, 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, 121 का स्क्वायर रूट हुआ 11, क्योंकि वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव बढ़ती है, 10 से 11, 10 से 11, तो इसीलिए 10 से 11। ये जो आपका निकला ये निकला 1 वर्ष का। अगले बार भी क्या रहती, 10 से 11, ये निकलता अगले 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कितनी हो गई, 100 से 121। तो बात वही समझ में आई। तो हर वर्ष कितना बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। किस पे बढ़ रही है, इधर वाले पे 10 पे। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई इस कंडीशन में आपकी, 10%। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ये तो पाई चार्ट पे आना था लेकिन ये टेबल में लिख दिया, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। मैथ का ये वाला सर्कल है जो कि 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है जी। इंग्लिश 72 डिग्री के बराबर है, जो हिंदी है वो 63 के बराबर है, साइंस 81 के बराबर है और सोशल साइंस 54 के बराबर। और ये डिग्रियों में आ। तो आप पहले देखिए, डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री का एक फंडा होता है, ठीक है। फिर ये भाई क्या कह रहे हैं, जब डिग्री टू परसेंटेज, ये कह रहा है छात्र द्वारा गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों का योग कितना है। डिग्री परसेंटेज नहीं पूछ रहा, सिर्फ योग पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट समझो। निम्नलिखित पाई चार्ट 2023 की अंतिम परीक्षा में 5 विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण डिग्री में दर्शाता। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, 800। डिग्री का मतलब है पूरा का पूरा सर्कल, और पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री बराबर कितने के दे रखा है, 800। तो 1 डिग्री का मान बता सकते हो कि 800/360, या कह सकते हो 80/36, या और 4 से काट लो, 4 से काट लोगे तो 4 दूनी 8, 0 4 ने 36। तो 1 डिग्री का मान आया 20/9। ये क्या पूछ रहा आपसे, वैल्यू पूछी जा रही है गणित और विज्ञान में प्राप्त अंक। गणित में कितने हैं, 90 डिग्री, विज्ञान में है 81 डिग्री, कितना हो गया 171। कितना हो गया 171 डिग्री। बताओ जी, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, कोई समस्या हुई। अब 9 से इसे काट लो, 9 एकम 9, बचे कितने 8, 9 ने 81, 19 दूनी 38, पीछे आ गया 0। तो डायरेक्ट आंसर आया आपका 380। तो जब डिग्री में दे रखा है तो पूरी वैल्यू भी दी हुई है, पूरा 360 यानी कि 100%। तो क्या करोगे आप, कभी कभी दिक्कत क्या करते हैं, डिग्री से पहले परसेंटेज बनाओगे फिर सोल्व करोगे। जब आपको डायरेक्ट डिग्री बराबर पूरी वैल्यू के दे रखा तो 1 डिग्री का मान निकाल लो, उसके बाद जितने डिग्री का पूछ रहा उतने की गुना कर दो, डायरेक्ट आया 380। देखिए जी, यहाँ तक तो सवाल आपके हुए हैं ख़त्म। तो हमारा एक क्वेश्चन जो हमने पहले छोड़ दिया था उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन आपका ये। देखिए जी, इस क्वेश्चन में क्या बात थी
कि ए ने एक पूंजी जो है, ए कितने रुपए लगाता है, ए लगाता है 1,12,000। बी हमारे भाई हैं, सी हमारे भाई हैं। बी ने कितने रुपए लगाए, 80,000 रुपये लगाए। सी ने रुपए जो हमारे लगाए वो लगाए 72,000। इसमें जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी आपको समय के लिए होगी, उसको मैं बताता हूँ डिवाइड समय को कैसे करना है, कब समय की दिक्कत आपको नहीं होगी, वो मैं आपको मैनेज करा दूँ। फिलहाल क्या बात होती है, वह कहता है तथा सी 2 महीने के बाद आता है, ये बात ठीक है। व्यवसाय की शुरुआत से, शुरुआत का मतलब कह रहा है जब से ए ने शुरू किया था, बी यहाँ आया, सी आया नहीं, जहाँ से ए आया उसके 10 महीने बाद से। तो पूरा समय कितने साल के लिए था, ये 12 के लिए। उसके 10 महीने बाद, शुरू से 10 महीने बाद कह रहा, लास्ट में कितना महीने बचे, 2। तो ये जो बी ने पैसे निकाले, कितने रुपए निकाले, 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। बचे कितने रुपए होंगे, बचे होंगे जैसे ही 8 निकलेंगे बचेंगे 72,000। कितने महीने के लिए लगे होंगे, ये सिर्फ 2 महीने के लिए। फिलहाल इतनी बात याद रखना आप। उसके बाद सेम बात सी के लिए आते हैं। सी ने कितने निकाले, 8,000, इसके लिए रह गए होंगे 64,000। यह भी कितने लिए लगा सकता, सिर्फ 2 महीने के लिए। तो इस बात से क्लियर हो जाएगी बात। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कह रहे हैं व्यवसाय की शुरुआत से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई समय था, यहाँ पे बी आया, यहाँ सी आया नहीं, ए कहाँ आया, ए यहाँ आया। तो जहाँ से ए आया वहाँ से 10 महीने टोटल हैं ये, यहाँ से यहाँ तक 12 महीने, और यहाँ तक जब 10 महीने निपट गए तो यहाँ शेष कितने महीने रह गए, शेष रहे 2 महीने। तो पैसे निकालने के बाद सिर्फ 2 महीने के लिए बी और सी ने इतने इतने रुपए चलाए होंगे। उससे पहले कितने चलाए, दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को नीचे से बनाना शुरू करो, क्वेश्चन सोल्व देखते हैं। बी कितने महीने बाद आया था, 2 महीने बाद। अगर 2 महीने बाद आएगा और समय चल रहा पूरा 12 का, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितने महीने बचे, 10। तो बी कितने महीने के लिए चला होगा, 10 महीने के लिए। ये भी सी कितने के लिए चला होगा, और कर दो। सी और 2 महीने बाद आया तो ये 2 कम कर दो, आगे कितने बचे, 8। तो अब समझो दोबारा क्वेश्चन को, बी ने जो रुपए लगाए वो 10 महीने के लिए लगते, सी के रुपए 8 महीने के लिए लगते। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, इनके दिमाग में आफत उठी, इन्होंने क्या करा, पैसे निकाल दिए। इसने व्यवसाय के 10 महीने बाद निकाले, तो जब 10 महीने बाद पैसे निकाले तो बचे 72,000। तो आगे समय कितना बच रहा, सिर्फ 2 महीने। साल खत्म होने में 2 महीने बच रहे, तो 72,000 रुपये कितने समय के लिए चलेंगे, 2 महीने के लिए। सेम बात सी के लिए आती है, सी का भी गड़बड़ उठी, सी ने भी व्यवसाय के 10 महीने बाद उठाए, तो कितने समय के लिए बचते, 2 महीने बचे साल पूरा होने में, तो 2 महीने के लिए चले। लेकिन अब ऊपर जो वैल्यू लिखोगे वो आसान है। एक बात बताओ, यहाँ तो वैल्यू लिख दी, ऊपर की वैल्यू अब कर लोगे। ए ने शुरुआत करी पूरे 12 महीने के लिए, बी ने कितने महीने बाद शुरुआत करी, 2 महीने के बाद। तो बी कितने महीने के लिए पैसे लगा सकता था, 10 महीने के लिए तो लगा सकता था। सी कितने महीने के लिए लगाता, 8 के लिए। क्यों, क्योंकि वो बी से भी और 2 महीने बाद आया, तो सी के लिए समय कितना रह गया, सिर्फ 8 महीने का। कोई दिक्कत, तो बात इतनी हो गई। अब इनका बनाते चलते हैं अनुपात। देखिए जी, जब प्लस वाली चीज़ें हैं उन्हें लिखो आप एक ब्रैकेट में, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला अलग है। ये कितने के लिए है, ये है 12 महीने के। ठीक है जी, 3 जीरो से 3 जीरो निपटाओ दो, ये 4 जीरो 80 बच रहा है। अब 3 से 3 जीरो खत्म। तो यहाँ क्या बच्चा, जब इसकी गुना इसमें करोगे तो 12 की गुना एकम 12 100 में 144 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1344 इंटू ब्रैकेट, इसी जो अनुपात बनेगा। अब देखो, अब 80 की गुना आप करोगे 10 में। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में, रुको भाई, कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, इसकी मिस्टेक हुई है, मैं वही तो आपको बता रहा था, ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, जो बी था हमारा वो लास्ट में 2 महीने के बाद ही आएगा। ये 2 महीने का समय बचा होगा जिसमें बी ने और सी ने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन ये पैसा कितने महीने तक चला, बात थी शुरुआत से। एक बस छोटी सी मिस्टेक हो गया, मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ बस। लास्ट में 2 महीने बचे, यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, यहाँ पे ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था। यहाँ से यहाँ तक पूरे चल रहे हैं 12 महीने के बाद।
तो 2 महीने बाद तो बी आया, मतलब बी को पैसा लगाना था कितने महीने के लिए, सिर्फ 10 महीने के लिए, जिसमें क्या कर दिया उसने शुरू होने से 10 महीने बाद पैसे निकाल लिए। तो कितने बाद, 10 महीने बाद। तो पैसे कितने समय के लिए लगा सकता है, वो वाले 10 के लिए। मतलब जहां 80,000 रुपये आपके 10 महीने के लिए लगते थे, अब 2 महीने कम के लिए लगेंगे। कम के लिए लगेंगे तो यहाँ लगेंगे सिर्फ 8 महीने। ये बात थी, दोबारा समझो। अब आती है सी के लिए बात। सी आया यहाँ, जब सी यहाँ आया तो 2 महीने ये 2 महीने ये, सी को मिले 8 महीने। सी अपना पैसा लगाता 8 महीने के बाद, लेकिन सी क्या एक आफत उठी, उसने पैसा निकाल लिया, और जो पैसा निकला उसके बाद जो पैसा निकल के बचा वो अगले कितने महीने तक के लिए चला, सिर्फ 2 महीने के लिए। अगर अगले 2 महीने के लिए चला तो वो महीने इसी में से तो कम होंगे, क्योंकि जो पैसा शुरू में चलना था वो पूरे 8 महीने नहीं चला, वो 8 से 2 महीने कम चला, क्योंकि 2 महीने कौन सा चला, कोई दूसरा धन चला। तो ये बचा सिर्फ 6 महीने के लिए। अब करो इस क्वेश्चन को, यहाँ आएगा आपका 1344। यहाँ देखिए ये क्या होगा, जब 8 की गुना 8 में करोगे तो 8 बटे 64, 640 प्लस 72 दूनी 144। 72 की गुना 6 में करोगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43 प्लस 64 दूनी 128। अब इन्हें जोड़ कर अनुपात बना लो, 1344 अनुपात ये बना 4 8 784, और ये क्या बना आपका 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 4 और 1 5, 560। अब ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट। अब देखो इसको आप जोड़ो, तो इसको जोड़ने के बाद सबसे पहले क्या बात आती है कि यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के रूप में 9800 रुपये प्राप्त हुए, और बी कहाँ है हमारा, बी ये रहा, यानी कि ए के इतने यूनिट, बी के इतने यूनिट और सी के 560 यूनिट। बी के कितने यूनिट है, 784। तो 784 यूनिट बराबर कितने रुपए के हैं, 9800 रुपये के। फिर क्या पूछा, कुल लाभ मतलब टोटल जोड़ लो, ये 1344, ये 784 आपका, और ये 560। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 4 4 8 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1, 7 और 3 10 16 का 6 हासिल 1, 2688। यानी कि वैल्यू पूछ रहा है, एक यूनिट कैसा निकलेगा, 9800 बटे 784, और गुना करोगे इसमें 2688, 2688। तो अब इसे डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड करोगे आप इसे 729 28, ठीक है जी। तो इसे काट लो 4 से, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ठीक है। 4 एकम 4, बचते हैं 3, 4 निम 36, 4 6 24, 4 से इसे काट लो, 4 से कटाइए, ये हो गया 98 गुना 100, तो 4 से कटता ये 25 बार। अब 196 का मतलब क्या है, 14 गुना 14, तो 14 7 98, और 14 से गया ये 14 बार, 7 दूनी 14, 2 से इसे काटोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 25 की गुना आपको किस में करनी है, 25 की गुना करनी है 1344 में, और जब 25 की गुना 1344 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 33,600, ठीक है जी। अब ये फाइंड कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये सीधी बात निश्चित है कि लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, ये बात तो है कि लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी। आपको उन 2 जीरो से अलग जो यूनिट डिजिट बनेगी वो 6 मिलेगी, वो चेक करते हैं। देखो कैसे बताया मैंने डायरेक्ट कि 25 की गुना जब आप करोगे 1344 में, ठीक है जी। तो 25 कहता है, देखो 25 की गुना 44 में करो, 25 चौके 100 की 0 हासिल को 10, 25 चौके 100 और 10 110 की 0 हासिल को गए 11। तो ये तो बात खत्म हो गई। इस 44 से तो हमें लास्ट में 0 मिल गई। अब मैंने 25 की गुना इसमें करी 3 में, 25 दिया 75, 75 और 1 76 10 86, तो लास्ट में कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो 2 जीरो के बाद 6 सिर्फ किसमें, ऑप्शन नंबर है, इसलिए राइट आंसर होगा 33,600 रुपये। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे पूरी ठीक करने की। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट में बताना, मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे। धन्यवाद।